अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th केमिस्ट्री। तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने जो पहला यूनिट था सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री कंप्लीट किया था। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट सेकंड, दैट स्ट्रक्चर ऑफ एटम। डियर स्टूडेंट्स, ये यूनिट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें से 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसके अलावा एंट्रेंस चाहे जेईई मेंस हो या नीट हो, इस यूनिट में से जेईई मेंस में या नीट में हर साल 2 से 3 क्वेश्चंस तो हर साल पूछे जाते हैं। और उसके अलावा बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि नीट में मेनली 4 क्वेश्चंस भी इसी यूनिट के बेसिस पे पूछे गए, यानी 4 क्वेश्चंस का मतलब होता है 16 पॉइंट्स। 16 पॉइंट्स के क्वेश्चंस इसी यूनिट में से पूछे गए हैं। तो इसलिए एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक आपके लिए, ये यूनिट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। डियर स्टूडेंट्स, होप आप फेमिलियर होंगे, जो एटम का जो कंसेप्ट है वो बहुत पुराना है। तकरीबन 400 बीसी में इंडियन एज वेल एज ग्रीक फिलोसफर्स को लगता था कि अगर हम मैटर को कंटिन्यूसली सब डिवाइड करते जाएंगे तो अल्टीमेटली हम एक ऐसे लेवल पे आ जाएंगे कि हम उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो फर्दर डिवाइड नहीं कर पाएंगे तो उसका मतलब हो गया कि वो उसका अल्टीमेट पार्टिकल आ गया। तो उस अल्टीमेट पार्टिकल को उन्होंने कहा कि वही एटम का फंडामेंटल पार्टिकल है। मगर उस टाइम पे इस बात को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के लिए उनके पास कोई आइडिया नहीं था। तो लेटर ऑन जो पहली थ्योरी एटम के बारे में प्रपोज की गई वो 1808 में किया डाल्टन ने, जिसको हम कहते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का मेन पॉइंट यही था कि दुनिया में जितना भी मैटर है वो एक अल्टीमेट पार्टिकल जो इंडिस्ट्रक्टेबल है, इनडिवाइजिबल है, उसका बना हुआ है और उसको हम कहेंगे एटम। और उसके अलावा इसके और भी पोस्टुलेट्स थे जिनको हमने पहले यूनिट में डिस्कस किया था, होप आप लोगों को याद होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, डाल्टन्स की जो एटॉमिक थ्योरी है वो उस टाइम पे जो कुछ लॉस प्रपोज किए गए थे, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर पा रहा था, मगर कुछ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस को ये बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जैसे अगर हम बहुत सारी चीजों को, जैसे फर्स्ट के लोग हम बात कर लें, ग्लास को अगर हम रफ कर लें फर्स्ट के लोग स्लिक के साथ तो वो चार्ज अप हो जाता है। तो इसमें चार्ज क्यों डेवलप हो रहा है उसको डाल्टन की थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। या उसके अलावा हम कहें कि जो फैराडे ने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस किए थे उनको भी जो डाल्टन की थ्योरी है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, वो सक्सेसफुली एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो साथ में यहाँ पे हम डिस्कस करते ही जाए कि फैराडे ने कौन से ऑब्जर्वेशंस किए थे। डियर स्टूडेंट्स, फैराडे ने क्या किया था, फैराडे ने कुछ सब्सटेंस को क्या ले लिया, सॉल्यूशन फॉर्म में ले लिया। उन सब्सटेंस को अभी हम जनरली इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। तो उसने ये देखा कि दुनिया में कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जिनको अगर हम सॉल्यूशन फॉर्म में ले लें और इन सॉल्यूशंस में अगर हम 2 फर्स्ट मेटलिक रॉड्स, जिनको हम अब इलेक्ट्रोड्स कहते हैं, जो पॉजिटिवली चार्ज होगी उसको एनोड कहते हैं, जो नेगेटिवली चार्ज होगी उसको हम कैथोड कहते हैं। तो इन रॉड्स को अगर हम बैटरी के साथ कनेक्ट कर लें, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के साथ, यानी एक को पॉजिटिव के साथ एक को नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर लें, तो उसने ये देखा कि इस सॉल्यूशन के थ्रू करंट पास हो रहा था, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही थी सॉल्यूशंस के थ्रू। तो उसने कहा कि दुनिया में बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे हैं जिनके थ्रू अगर हम इलेक्ट्रिक करंट पास कर लें तो उन सॉल्यूशंस के थ्रू वो सब्सटेंस सॉल्यूशन फॉर्म में इलेक्ट्रिक कंडक्ट कर रहे हैं। और साथ में उसने ये देखा कि इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करने की वजह से यहाँ पे इन इलेक्ट्रोड्स पे कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रही थी
और उन केमिकल रिएक्शंस की वजह से कुछ केमिकल सबस्टेंस बन रहे थे। वो अगर सबस्टेंस अगर सॉलिड था तो उसने देखा कि वहां पे डिपॉजिट हो रहा था, और दाल अगर गैस था तो वहां से वो इवॉल्व हो रहा था। तो इन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे फैराडे ने कुछ स्टेटमेंट्स भी दिए हैं जिनको हम फैराडेज लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, इंशाल्लाह जिनके बारे में आप क्लास 12 में डिस्कस कर लोगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इन ऑब्जर्वेशंस को, यानी यहां से करंट क्यों पास हो रहा है, यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस क्यों हो रहे हैं, यहाँ पे सबस्टेंस क्यों डिपॉजिट हो रहा है, इनको आप डाल्टन्स की थ्योरी के बेसिस पे समझ नहीं सकते हो। यानी डाल्टन्स थ्योरी इन ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन नहीं करती है। एक चीज यहाँ पे और साथ में डिस्कस कर ही लेते हैं। फैराडे को ये लगा कि यहाँ से क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है तो उसे लगा कि यहाँ पे शायद कुछ चार्ज पार्टिकल्स हैं, पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। इन पार्टिकल्स की मूवमेंट की वजह से यहां से करंट पास हो रहा है। तो इन पार्टिकल्स में से जिन पे नेगेटिव चार्ज थे उनको एक कोवर्कर था फैराडे का, जिसका नाम जी.जे. स्टोनी था, उसने एक नाम प्रपोज किया, इलेक्ट्रॉन। यानी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जिनकी वजह से यहां पे करंट पास हो रहा था, करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही थी, उसका नाम प्रपोज किया क्या, इलेक्ट्रॉन। तो ये उस टाइम, ये तब की बात है जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तकरीबन 1891 की। 1891 में इसने ये नाम प्रपोज किया था इलेक्ट्रॉन, मगर उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने कहा कि इन ऑब्जर्वेशंस को आप डाल्टन की थ्योरी के बेसिस पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। तो मैंने पहले आपसे कहा कि डाल्टन की थ्योरी प्रपोज हुई है 1808 में, और एटम के बारे में उसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरी प्रपोज हुई जिसको जे.जे. थॉमसन ने प्रपोज किया, वो तकरीबन किया है 1898 में, तकरीबन 90 इयर्स के बाद। 90 इयर्स के बाद। तो डियर स्टूडेंट्स, इस थ्योरी को डिस्कस करने से पहले जो कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई उनको हम पहले डिस्कस कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हो गई। डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी एक एक्सपेरिमेंट के दौरान जिसको हम कहते हैं कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट को किया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था सर जे.जे. थॉमसन। जे.जे. थॉमसन। सर जे.जे. थॉमसन का इस एक्सपेरिमेंट का जो मकसद था ये पता करना था कि गैसेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं कि नहीं। तो उसने क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब ले लिया जिसको हम डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं, या इसको हम क्रुक्स ट्यूब भी कहते हैं, क्योंकि इसको सबसे पहले डिजाइन किया था या इस्तेमाल किया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था क्रुक। तो इसको हम क्रुक्स ट्यूब भी कहते हैं। इस क्रुक्स ट्यूब में उसने क्या किया है, वैक्यूम पंप फिट किया है, यहाँ से जोड़ा है वैक्यूम पंप, और उसके अंदर 2 रॉड्स फिट किए हैं जिनको हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं, जिनमें से एक को उसने कनेक्ट किया है नेगेटिव के साथ जिसको हम कहते हैं कैथोड, और दूसरे को कनेक्ट किया है पॉजिटिव के साथ जिसको हम कहेंगे एनोड। और यहाँ पे वैक्यूम पंप का इसने इस्तेमाल किया, यहाँ पे अंदर गैस का अमाउंट या गैस का प्रेशर कंट्रोल करने के लिए। तो इस एक्सपेरिमेंट के दौरान जे.जे. थॉमसन ने ये ऑब्जर्व किया कि जब गैस का प्रेशर बहुत ज्यादा हम कम करते हैं, नियरली 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेयर तक कम कर लेते हैं, और वोल्टेज बहुत ज्यादा हाई अप्लाई करते हैं, नियरली 10,000 वोल्ट वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो इसने देखा कि यहाँ पे प्रेजेंट जो गैस है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। मगर साथ में उसने और एक ऑब्जर्वेशन ये देखा
इसने देखा कि यहाँ पे जो ग्लास है ये ग्लो कर रहा था विद ए ग्रीनिश लाइट, विद ए ग्रीनिश लाइट। अब सबको पता है कि ग्लास तभी ग्लो करता है जब उस पर कोई रेडिएशन फॉल होती है। तो उससे लगा कि कैथोड से कुछ रेडिएशंस एनोड की तरफ ट्रेवल कर रही है और वो रेडिएशंस जब ग्लास के साथ स्ट्राइक करती है तो उस वजह से ये ग्लास ग्लो कर रहा है। तो इस चीज को कंफर्म करने के लिए उसने बाद में यहाँ पे बाहर यहाँ से जिंक सल्फाइड की पॉलिश कर दी और फिर यही एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया। तो उसने देखा कि जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे कुछ सेंसेशंस बन गए थे। तो उससे ये कंफर्म हो गया कि कुछ रेडिएशंस यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है। अब उसे लगा कि वो रेडिएशन शायद कैथोड से आ रही है और एनोड की तरफ मूव कर रही है, तो इसलिए इन रेडिएशंस का उसने नाम प्रपोज किया कैथोड रेस, कैथोड रेस। तो इस तरह डिस्कवरी हो गई कैथोड रेस की। कैथोड रेस को उससे पहले भी और एक साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था जिसका नाम था जॉर्लिस प्लैकर। जॉर्लिस प्लैकर ने उससे बहुत पहले ही इस चीज को ऑब्जर्व किया था, मगर उसने उसके बाद फर्दर स्टडीज नहीं की थी। तो इसलिए कैथोड रेस की डिस्कवरी का पूरा क्रेडिट हम जनरली देते हैं जे थॉमसन। तो कैथोड रेस की डिस्कवरी के बाद जे थॉमसन ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए ये पता करने के लिए कि ये जो कैथोड रेस है ये एक्चुअल में है क्या। तो उन एक्सपेरिमेंट में से सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट उसने किया था उसमें क्या किया, उसने इसके पाथ में एक ऑब्जेक्ट रख दिया। तो इसने देखा कि इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पे स्क्रीन पे शार्प शेडो बन रहा था। तो शार्प शेडो बनने का मतलब ये है कि ये जो रेडिएशन है ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। तो इसलिए जे थॉमसन ने कहा कैथोड रेस कैथोड से एनोड ट्रेवल करती है किसमें, स्ट्रेट लाइंस में। और उसके बाद ये पता करने के लिए कि ये जो कैथोड रेस है ये एनर्जी है कि मटेरियल पार्टिकल्स है, इसको पता करने के लिए इसके पाथ में इसने एक पैडल व्हील रख दी। पैडल व्हील तो जो एक लाइट मिनरल की बनी थी जिसको हम कहते हैं माइका, बहुत लाइट टाइप का मिनरल होता है। तो इसने देखा कि ये जो पैडल व्हील है ये यहाँ पे क्या कर रही थी, रोटेट कर रही थी। तो रोटेट तभी करेगी जब इस पे कोई मटेरियल पार्टिकल फॉल होगा। तो इसलिए इसने कहा कि ये जो कैथोड रेस है ये मटेरियल पार्टिकल्स के बने हैं। तो दूसरा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की याद रखना, दे आर कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। और उसके बाद ये पता करने के लिए कि ये जो मटेरियल पार्टिकल्स जो कैथोड रेस को बना रहे हैं इनमें कोई चार्ज है कि नहीं, अगर चार्ज है तो वो चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। इसने इसके पाथ में परपेंडिकुलर में जिस डायरेक्शन में ये रेडिएशन ट्रेवल कर रही थी इसके परपेंडिकुलर में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। जैसे फर्स्ट करो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर ले तो फर्स्ट करो इसने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, दो प्लेट्स रखती है, इनको एक को बैटरी के नेगेटिव के साथ और दूसरे को बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर लिया। तो इसने ये देखा कि जो यहाँ पे जो फ्लोरेसेंस हो रहा था अब वो फ्लोरेसेंस इस साइड में होना बंद हुआ, सिर्फ अब इस साइड में ही फ्लोरेसेंस हो रहा था। तो इस साइड में ही फ्लोरेसेंस होने का मतलब ये हुआ कि रेडिएशन अब यहाँ पे फॉल हो रही है और यहाँ फॉल नहीं हो रही है। तो यहाँ पे फॉल हो रही है और यहाँ नहीं होने का मतलब है कि इन रेडिएशंस को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये पोल यानी पॉजिटिव पोल, और नेगेटिव रिपल कर रहा है। तो नेगेटिव रिपल पॉजिटिव अट्रैक्ट नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को करता है। तो इसलिए उसने कहा कि ये जो कैथोड रेस के पार्टिकल्स हैं ये नेगेटिवली चार्ज्ड है। ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। उसके अलावा उसने और भी एक्सपेरिमेंट्स किए, जैसे इसने इसके पाथ में एक मेटल की फॉइल रख दी बहुत पतली। तो इसने देखा कि इस मेटलिक फॉइल को ये पार कर रहे थे, पेनिट्रेट कर रहे थे। तो इसने कहा कि इनका पेनिट्रेटिंग पावर है, पेनिट्रेटिंग पावर। और उसके बाद जब इसने यहाँ पे थिन मेटलिक शीट रख दी तो इसने देखा कि थिन मेटलिक शीट पे जब कैथोड रेस फॉल करते हैं तो वो मेटलिक शीट गर्म हो रही थी,
हीट अप हो रही थी, तो इसने कहा कि इनका हीटिंग इफेक्ट है। और मोरओवर जब इसने इस कैथोड रेस को एयर के लिए एक्सपोज किया तो उसने देखा कि वहां पे आयन्स बन रहे थे, तो उसने कहा कि इनका आयनाइजिंग प्रॉपर्टी भी है, आयनाइजिंग प्रॉपर्टी भी है। तो इन प्रॉपर्टीज में से दो प्रॉपर्टीज जे थॉमसन को बहुत इंपॉर्टेंट लगी। उसमें से एक ये कि कैथोड रेस मटेरियल पार्टिकल्स की बनी है, और दूसरी ये कि उनमें नेगेटिवली चार्ज है। तो इन मटेरियल पार्टिकल जो नेगेटिवली चार्ज हैं उनको, उनका बाद में जाके नाम पड़ गया इलेक्ट्रॉन्स। तो हम इलेक्ट्रॉन्स को यहां से ही डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स तो हम कह सकते हैं नेगेटिवली चार्ज मटेरियल पार्टिकल व्हिच कंस्टिट्यूट कैथोड रेस आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। इलेक्ट्रॉन क्या है आपको पता चल गया। अब उसके बाद जे थॉमसन ने ही एक एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास का रेशियो पता किया। उन एक्सपेरिमेंट्स में उसने क्या किया कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे थे उसके परपेंडिकुलर में इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे थे वो तीनों एक दूसरे के लिए क्या थे, परपेंडिकुलर थे। और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करते हुए उसने डिफ्लेक्शंस कैलकुलेट किए, डिटरमाइन किए। जैसे आप इस तरह समझ सकते हो, जैसे अगर मास कम होगा तो नेक्स्ट बात है डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, क्योंकि मास जितना बढ़ेगा डिफ्लेक्शन के चांसेस कम होते जाएंगे, और चार्ज जितना ज्यादा होगा डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा होगा। तो उस बेसिस पे जो डिफ्लेक्शंस का इस्तेमाल करके उसने इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास का रेशियो निकाला, और जो चार्ज और मास का रेशियो जिसको हम EM रेशियो भी कहते हैं वो उससे आ गया तकरीबन 1.75880 इंटू 10⁻⁻11 कॉलम पर केजी। और उसके बाद उसने यहाँ पे प्रेजेंट गैस को चेंज करते हुए, यानी यहाँ पे फर्स्ट पहले हाइड्रोजन लिया था, नेक्स्ट टाइम पे हीलियम ले लिया, नेक्स्ट टाइम पे आर्गन, गैस को चेंज करते हुए जब यहाँ पे प्रेजेंट कैथोड रेस के पार्टिकल्स का चार्ज और मास का रेशियो निकाला तो वो रेशियो चेंज नहीं हो रहा था, यानी रेशियो वही सेम आ रहा था। और उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट कैथोड का मटेरियल चेंज करते हुए, यानी फर्स्ट मटेरियल पहले उसने आयरन लिया था तो उसके बाद नेक्स्ट पे निकल ले लिया, नेक्स्ट पे कॉपर ले लिया, यानी मटेरियल को चेंज करते हुए जब उसने उस पार्टिकल का, कैथोड रेस के पार्टिकल्स का चार्ज और मास का रेशियो निकाला तो चार्ज और मास का रेशियो फिर भी वही आ रहा था। तो वहां से उसने पॉइंट आउट किया कि आप जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स आर सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द मटेरियल ऑफ कैथोड इन द केस यूज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। यानी आप डिस्चार्ज ट्यूब में प्रेजेंट कोई भी गैस ले लोगे, या यहाँ पे कैथोड रेस का मटेरियल कोई भी ले लोगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का नेचर, इलेक्ट्रॉन का मास और चार्ज का रेशियो चेंज होने वाला नहीं है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर यूनिवर्सल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर। तो डियर स्टूडेंट्स, उसके कुछ साल बाद एक साइंटिस्ट आया था जिसको हम कहते हैं R.L. मेल्कन। उसने अपनी एक एक्सपेरिमेंट की थी जिसको हम कहते हैं ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। उसके बेसिस पे उसने इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता किया। उस एक्सपेरिमेंट उसने क्या किया, उसने ऑयल के ड्रॉपलेट्स प्रोड्यूस किए एक एटमाइजर का इस्तेमाल करके। तो उन ड्रॉप्स को जब वो पास हो रहे थे तो वहां पे अंदर जो गैस था उसको एक्सरेस पास करके उसकी आयनाइजेशन की। तो आयनाइजेशन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स वहां से निकल गए वो जाके ऑयल के ड्रॉपलेट्स पे डिपॉजिट हो गए, कहीं पे 1, कहीं पे 2, कहीं पे 3। तो उन ड्रॉपलेट्स का जब उसने चार्ज पता किया उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे, तो उसे सबसे कम जो चार्ज आया वो आया नेगेटिव चार्ज, दैट्स 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम्स, यानी नेगेटिव चार्ज आया था। वो आया था कितना, 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम्स। तो इस तरह ये पता चला कि एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम्स होता है।
अब हमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज मास रेशियो पता है और चार्ज भी पता है, तो इन दोनों डाटा का इस्तेमाल करके हम आसानी के साथ मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि चार्ज डिवाइड बाय मास इज इक्वल टू, हमें पता है कि रेशियो कितना आ रहा है 1.7588820 इंटू 10⁻⁻11 कॉलम पर केजी, ठीक है ना। तो हमें अगर मास निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा, मास को इक्वल टू यहाँ पे ले जाएंगे, तो चार्ज तो हमें पता है ना, तो चार्ज का वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो वो है चार्ज है 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 इसको यहाँ पे लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा 1.758820 इंटू 10⁻⁻11। यहाँ पे यूनिट कॉलम है, यहाँ पे हो जाएगा कॉलम पर केजी, तो ये कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो ये केजी ऊपर आएगा तो पर केजी ऊपर आएगा तो केजी बन जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा नियरली 9.1 इंटू 10⁻⁻31। तो इस तरह पता चल गया कि एक इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम है। तो अब हम इलेक्ट्रॉन को आसानी के साथ डिफाइन कर सकते हैं। हम इलेक्ट्रॉन को कहते हैं कि वो सब एटॉमिक पार्टिकल जिसपे इतना यूनिट, इसको हम जनरली 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 को एक यूनिट मान लेते हैं। एक यूनिट नेगेटिव चार्ज होगा और जिसका मास नियरली 9.1 इंटू 10⁻⁻31 केजी होगा, उस पार्टिकल को हम जनरली कहते हैं इलेक्ट्रॉन। तो डेफिनेशन लिख सकते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स व्हिच कैरीज 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, दैट्स 1.6022 into 10⁻⁻19 column and his mass 9.1 into 10⁻⁻31 kg are called electrons। और एक चीज याद रखना कि इलेक्ट्रॉन्स फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। फंडामेंटल पार्टिकल हम उस पार्टिकल को कहते हैं जो न किसी से डिराइव हुआ होगा, यानी कुछ और चीजें मिला के आप जिसको बना नहीं सकते होगे और उसको तोड़ के उससे भी सिंपल चीजें बन नहीं सकती होगी, उनको हम जनरली कहते हैं फंडामेंटल पार्टिकल। तो इसलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल। तो ये हो गई कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, किसने किया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास का रेशियो कैसे पता किया गया। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे कि प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, एनोड रेस की डिस्कवरी कैसे हुई, और उसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जो निकल रहे हैं इनका ओरिजिन क्या है, कहाँ से आ रहे हैं। इस तरह जो हम पढ़ लेंगे प्रोटॉन्स, उनका भी ओरिजिन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तब तक अल्लाह।